हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। ये प्रोजेक्टाइल मोशन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। पिछले लेक्चर्स में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे और न्यूमेरिकल्स कवर किए थे। बच्चों आज की क्लास में भी हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा पुरानी बातों को रिकॉल करते हैं। बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने अब तक क्या सीखा है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, ये आप जानते ही हो कि कोई पार्टिकल जिसको आप ग्राउंड से किसी एंगल u से अगर फायर करते हो जो हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल बना रहा है तो कुछ इस टाइप का मोशन करता है। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब ये जो वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी है ना। अब इसका कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो हमने देखा था कितने के बराबर, u cos थीटा के बराबर। वहीं जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट था ये था u sin थीटा के बराबर। और इसके बेसिस पे हमने इस प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इनिशियल वेलोसिटी लिखी थी है ना, इनिशियल वेलोसिटी वो कितने के बराबर थी, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। ये बच्चों इनिशियल वेलोसिटी थी किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन की, है ना। अब और क्या सीखा था हमने बच्चों, इस मोशन में हमने दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन के ऊपर डिस्कशन किया था। एक थी वी टी इक्वेशन और दूसरी थी क्या थी, एस टी इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन के ऊपर अब तक इसमें चर्चाएं हुई थी। बच्चों वी टी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो वी टी इक्वेशन होती है वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। बताओ ये कितने के बराबर आया था, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप, u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप के बराबर आया था, है ना। और इस इक्वेशन से हमने क्या क्या सीखा था, हमने देखा था कि ये जो वेलोसिटी है ये अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है या हॉरिजॉन्टल मोशन की वेलोसिटी है। और ये वेलोसिटी वर्टिकल मोशन को दिखाती है, मतलब पार्टिकल जब आगे जाएगा तो इस वेलोसिटी से जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो इस वेलोसिटी से जाएगा। अब इसमें जो ये वाला कंपोनेंट होता है बच्चों ये कांस्टेंट था, कैसा था, कांस्टेंट। जबकि ये वाला कंपोनेंट क्या था, वेरिएबल था, लगातार चेंज हो रहा था। मतलब पार्टिकल वर्टिकली जाएगा तो उसकी स्पीड पहले घटेगी और फिर बढ़ेगी, है ना। अब इस इक्वेशन से हमने और क्या निकाला था बच्चों, इस इक्वेशन से हमने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा तो उसको कितना टाइम लगा होगा। तो उसके लिए हमने फिर यूज़ किया था ये वाला टर्म, मतलब वेलोसिटी का वर्टिकल मोशन यूज़ किया था। और यहाँ से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया था। उसके लिए हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे गया होगा तो उसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड है वो 0 हो गई होगी, जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी और u cos थीटा के बराबर होगी। बस इसी बात का हमने फ़ायदा उठाया था और एट एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट पे इसके इस टर्म को 0 कर दिया था। और यहाँ से जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था वो कितने के बराबर आया था, u sin थीटा ओवर g के बराबर आया था। बच्चों ये टोटल टाइम नहीं है, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम था। तो अगर यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम लिया जाए तो इसी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया था हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी को हमने टाइम ऑफ फ्लाइट बोला था, है ना। ये पहली चीज़ हमने इस इक्वेशन से सीखी थी। अब और क्या सीखा था, और सीखा था हमने एस टी इक्वेशन। बच्चों एस टी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसकी। अब क्योंकि आज मुझे जो आपको पढ़ाना है ना वो एस टी इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बातें बतानी है, तो इसलिए मैं ज़रा इसको रिकॉल कर देता हूँ। अब एस टी इक्वेशन कैसी थी, एस टी इक्वेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। कितने के बराबर आई थी, ये आई थी u cos थीटा t विथ आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर विथ j कैप। अब ये टर्म क्या बता रहा है हमें, ये टर्म बता रहा है, ये वाला टर्म ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब x डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा होगा। वहीं जो ये वाला टर्म है ये बता रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, है ना। ऊपर की तरफ कोई कितना जा रहा है, ऊपर की तरफ कोई कितना डिस्प्लेस हो रहा है वो ये टर्म बता रहा है, जे के संग लिखा हुआ है। वहीं ये टर्म क्या बता रहा है कि हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हुआ। और वैसे भी आप जानते हो किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट मोशन होते हैं। मतलब दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दोनों को हम इंडिविजुअली यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, है ना। अच्छा इस रिलेटेड में और क्या बातें करी थी और रिकॉल भी कर देते हैं। अब बच्चों जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो पार्टिकल इस तरीके से अपने कभी ना कभी एच मैक्स को अचीव करेगा। एच मैक्स का मतलब इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, इसी को हम एच मैक्स बोला करते थे। क्या बोलते थे, एच मैक्स बोलते थे, है ना। अब इस एच मैक्स को और मुझे पता करना है तो एच मैक्स कुछ नहीं है,
इसके वर्टिकल डायरेक्शन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो बस इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया जाए, बस इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। बस एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि हमें यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट पता होना चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ जाने तक कितना समय लग रहा है इस पार्टिकल को, यहाँ से यहाँ जाने तक, ऊपर जाने तक, मैक्सिमम पोजीशन पे जाने पे कितना टाइम लग रहा है अगर हमें पता हो तो डायरेक्टली हम एच मैक्स इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मान लो टाइम ऑफ ना फ्लाइट ना पता हो तो उस समय अपना डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर सकते हो एच मैक्स के लिए। आपको याद होगा जब हमने एच मैक्स कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन, है ना, विद द हेल्प ऑफ जब डेरिवेशन ये हमने कैलकुलेट किया था तो ये कितने के बराबर आया था, ये रहा था यू साइन थीटा का होल स्क्वायर ओवर जी के बराबर आता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एच मैक्स बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। फिर और हमने क्या डिस्कस किया था, हमने देखा था कि ये पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है इधर की तरफ को, और ये चीज़ को हमने बोला था रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज से इसको रिप्रेजेंट किया था। अब ये टर्म ने जैसे इसका एच मैक्स बताया है, ये टर्म इसका एच मैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहीं ये टर्म इसकी रेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो रेंज आएगी यहाँ पे वो रेंज कितने के बराबर आएगी, यू कॉस थीटा इंटू टाइम के बराबर आएगी। याद रहे टाइम यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रहा होगा। अब जनरली टाइम ऑफ फ्लाइट अगर ना पता हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो ये रेंज का फॉर्मूला हमारे सामने आता है वो आता है यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा ओवर जी के बराबर, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस रेंज पे हमने कुछ और बातें भी डिस्कस करी थी। हमने डिस्कस किया था कि इस आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आपको याद होगा हमने आर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए जब इसको डिफाइन किया था, जिसको ड्राइव किया था, उस समय थीटा कितना आया था, 45 डिग्री आया था। मतलब थीटा जब 45 डिग्री होगा तो उस समय साइन की मैक्स वैल्यू आएगी, और जब मैक्स वैल्यू आएगी उस समय जो रेंज आएगी वो मैक्सिमम आएगी, और वो कितने के बराबर आई थी, यू स्क्वायर ओवर जी के बराबर आई थी। तो ये बात हमने डिस्कस करी थी। फिर हमने इस रेंज पे एक और बात हमने कवर करी थी। हमने देखा था कि आर ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर ऑफ 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। मतलब अगर दो एंगल्स, अगर एक पार्टिकल को सेम स्पीड से, ध्यान रखना, एक पार्टिकल अगर सेम स्पीड से प्रोजेक्ट होता है दो अलग अलग एंगल्स पे, और वो दो एंगल्स आपस में कैसे हों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को, कैसे एंगल्स हों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हों, तो उनकी रेंज क्या होगी, सेम होगी। बस शर्त यह है कि दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं एक को 10 डिग्री पे फेंकता हूँ, दूसरे को 80 डिग्री पे प्रोजेक्ट करता हूँ सेम वेलोसिटी से, तो उस समय दोनों की रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। तो इतनी बातें हमने लास्ट क्लास में कवर कर दी। बच्चों आज हम क्या नया सीखने वाले हैं उस पर ज़रा फोकस करते हैं। तो बच्चों जो आज का जो टॉपिक है अब यहाँ से शुरू होता है। हाँ, तो आज हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जेई में, नीट में, है ना, या स्कूल एग्ज़ाम में भी आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सीखना। बच्चों हमें जो सीखना है वो सीखना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब ये जो पैराबोलिक पाथ यहाँ पे बन रहा है इसकी इक्वेशन कितनी होगी ये हमें यहाँ पे ड्राइव करनी है ना। स्पेलिंग को जरा चेक करना, ट्रेजेक्ट्री की स्पेलिंग पता नहीं सही लिखी है गलत लिखी है। तो फिलहाल के लिए हमें पता करना है कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, मतलब इस टाइप का अगर मोशन हो रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या रही होगी। अब बच्चों देखो जब भी हमें इक्वेशन चाहिए होती है तो हमें एक्चुअली एक्स और वाई को रिलेट करना होता है। क्या करना होता है, एक्स और वाई को रिलेट करना होता है। तो ऐसी इक्वेशन चाहिए जहाँ पे सिर्फ क्या हो, एक्स और वाई हो, मतलब वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स हों। अब कैसे करके इक्वेशन निकाली जाए, हम मान के चलते हैं किसी टाइम टी पे ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे था, और जब यहाँ पे होगा तो ऑब्वियस है इसका कुछ ना कुछ एक्स होगा और कुछ ना कुछ वाई होगा। अब कैसे करके इसका एक्स और कैसे करके इसका वाई पता किया जाए, तो उसके लिए मैंने ये इक्वेशन लिखी हुई है। अब क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है और ये टर्म बता रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, और ये टर्म बता रहा है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, बस यही आपके एक्स और वाई हो गए हैं। तो इसका मतलब जो आपका एक्स बनेगा वो कितना होगा, यू कॉस थीटा टी होगा। वहीं इसका वाई कितना होगा, तो वाई होगा यू साइन थीटा। बच्चों देखो मैंने कितनी बड़ी गलती कर रखी है, यहाँ पे टी आना चाहिए था, है ना। तो ये होगा यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो ये एक्स और ये वाई, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। अब ये एक्स और वाई तो मिल गए इंडिविजुअली, लेकिन ये साथ नहीं है। तो अब इनको साथ करने के लिए क्या करते हैं, एक काम करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह पे यहाँ से टी की वैल्यू उठा के चिपका देते हैं। मतलब टी की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स ओवर यू कॉस थीटा। इसका मतलब टाइम यहाँ पे एलिमिनेट करना था एक्चुअली हमें, क्योंकि टाइम यहाँ पे एक वेरिएबल है और हमें 3 वेरिएबल नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं इक्वेशन के लिए। तो हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे
यू साइन थीटा, तब तो बात ठीक है। और इस टी की जगह पे यहाँ से टी की वैल्यू को निकालते हैं तो ये कितने के बराबर आएगी, एक्स ओवर यू कॉस थीटा के बराबर आएगी। और यही काम इसमें भी कर देते हैं, हाफ जी ऐसे ही रहा और टी की जगह पे ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब एक्स के टर्म्स में इसको ओवरऑल बना देते हैं। तो यहाँ से इस टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो कितने के बराबर आया, एक्स ओवर यू कॉस थीटा। अब टी का स्क्वायर है तो इनका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। थोड़ा साफ से लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर या फिर यू कॉस का होल स्क्वायर डायरेक्टली लिख देते हैं। तो ये आ गई यहाँ तक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन का थोड़ा अगर मेकअप किया जाए तो ये इक्वेशन और अच्छी लगेगी। अब मेकअप करने के लिए कुछ नहीं है, यू को ऐसे ही रहें तो साइन बाई कॉस, अच्छा यू तो कैंसिल ही हो जाएगा, यू से यू कैंसिल आउट, साइन बाई कॉस बचा आपका टेन, तो यहाँ आया टेंजेंट थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी को ऐसे ही रहने दिया, एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही रहा और इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना। तो फाइनली मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, इसी को बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो कोई एक पार्टिकल या कोई एक प्रोजेक्टाइल थीटा डिग्री एंगल पे जब इस किस्म का मोशन करेगा तो बेसिकली वो इस इक्वेशन के बेस पे ये मोशन कर रहा है, मतलब ये इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। इसी को बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या फिर पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी इसको बोला जाता है, ठीक। अब इसमें क्या खास है, इसमें बहुत कुछ खास है, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको नोट करें फिर आगे की बात करते हैं। बच्चों अब इसी क्वेश्चन को ना अगर हम चाहें तो रेंज के टर्म्स में मिल सकते हैं ना, इसका फ़ायदा क्या होगा वो न्यूमेरिकल्स में दिख जाएगा। इसी इक्वेशन को अगर आप चाहो तो रेंज के टर्म्स मिल सकते हो। मैं इसका छोटा सा एक प्रूफ आपको देता हूँ किस तरीके से इसको रेंज के टर्म्स में लिखा जाएगा, देखना ज़रा। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे रेंज लेके आना चाहता हूँ तो इस पर हम जरा ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो उसको यू कॉस थीटा इंटू यू कॉस थीटा लिख देते हैं, ठीक है ना। अब अगर मुझे यहाँ पे रेंज लेके आनी है तो ये यू कॉस थीटा के संग एक ही चीज़ की कमी है, वो है किसकी, टी की। आपको याद है ना रेंज कितना होता था, तो रेंज होता था यू कॉस थीटा इंटू टी, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको एक काम करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई और टाइम ऑफ फ्लाइट से डिवाइड कर देते हैं, बस इतना करते ही जो ये टर्म होगा ये बन जाएगा रेंज। अब फाइनली जो इक्वेशन दिखेगी वो दिखेगी ऐसी, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर, ये हो गया रेंज, तो इसको रेंज रहने देते हैं और ये यू कॉस थीटा कुछ देर के लिए ऐसे ही रखते हैं। अभी इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, अब एक काम करते हैं यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कितना, 2u साइन थीटा, 2u साइन 2 थीटा ओवर जी, ये हमारा टाइम ऑफ, ओहो 2u साइन थीटा ओवर जी, देखो फॉर्मूला में कितनी गलती करता हूँ, 2u साइन थीटा बाई जी, ये हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ करता था। अब इसको करने के बाद कुछ आपको अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, और इनफैक्ट ये वाला u भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ज़रा इसकी शक्ल देखो तो आपको नज़र आएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, ठीक है, और यहाँ बचा एक्स स्क्वायर और साइन बाई कॉस हो जाएगा आपका कितने के बराबर, टेन थीटा के बराबर। तो r ऐसे ही रहा और साइन बाई कॉस को आपने कितना लिख दिया, टेन थीटा लिख दिया, सॉरी टेन था कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में। इस तरीके से ये इक्वेशन बनी है। अभी भी इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा कॉमन है। तो एक काम करते हैं, टेन थीटा या फिर इनफैक्ट एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। अब जब एक्स टेन थीटा कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर आर, और ले लिया है हमने क्या कॉमन, एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया है। तो अब जो मैं ब्लॉक में लिख रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला आया आपका, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का इन टर्म्स ऑफ रेंज आ गया, मतलब y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर इंटू एक्स टेन थीटा के बराबर। ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेंज है, ये काम आ सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस में, ये काम आ सकता है फॉर्मूला। तो खैर ओवरऑल ये कैसे आ रखा है, ये अगर आपने समझ लिया हो तो अब इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इसका कोई खास, इसके डेरिवेशन का कोई खास पर्पज़ नहीं है। बस आपको ये बताओ कि अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऐसे लिखी जा सकती है तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऐसे भी लिखी जा सकती है, ठीक है ना।
इतना नोट करें, फिर आते हैं आप क्वेश्चंस पे। अब बच्चों क्वेश्चंस आएंगे धमाकेदार क्वेश्चंस। बच्चों इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होता हुआ आपसे कहता है प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ I + 2j, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ इज। अब ये आपका क्वेश्चन है। कार्टेशियन इक्वेशन मतलब आपसे कुछ नहीं पूछी हुई है, आपसे यहाँ पे उस प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन पूछी हुई है। अब इक्वेशन तो हम जानते ही हैं, अब पहले देखते हैं हमें दिया क्या है। हमें दे रखा है u इनिशियल, क्या दे रखा है u इनिशियल दे रखा है, और u इनिशियल है I + 2j। अब क्या करा जाए, कैसे करके क्वेश्चन को इनिशिएट किया जाए। खैर इसको इनिशिएट करने से पहले हम जानते हैं कोई प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हो रहा है तो जो उसकी इक्वेशन आती है वो ऐसी होती है, y = कितने के बराबर tan थीटा × x माइनस हाफ gx² ओवर u cos थीटा का होल स्क्वायर। ये होती है किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मुझे इक्वेशन बतानी है तो मुझे थीटा पता होना चाहिए, tan थीटा पता होना चाहिए, u cos थीटा पता होना चाहिए, इतनी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, और g की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब इतना कैसे करा जाए, कैसे करके इन चीज़ों को देखा जाए, तो उसके लिए ये गिवन कंडीशन। अब इसको देखो आप, ये इनिशियल वेलोसिटी है किसी प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब आपको याद होगा किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर आप किसी एंगल थीटा से ना, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बन रहा है, अगर प्रोजेक्ट करते हो तो इस किस्म के पाथ को ट्रेस कर रहा होता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसका जो ये कंपोनेंट होता है ये होता है u cos थीटा, और ये कंपोनेंट होता है u sin थीटा। अब मैं आपसे पूछूं कि इस मोशन में इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी लिखो, तो बच्चों यहाँ पे जो इसकी u इनिशियल आएगी तो u इनिशियल कितने के बराबर आएगी u cos थीटा I कैप प्लस u sin थीटा j कैप आएगी। हमने देखा था ना इसको। अब बस अब करना क्या है, ये दोनों कंपेरेबल इक्वेशन बन चुकी हैं, मतलब इसको इससे कंपेयर किया जा सकता है। और जैसे ही इसको इससे कंपेयर करेंगे, जो गिवन कहानी है, तो इस गिवन कंडीशन से अगर इसको कंपेयर करोगे आपको दिख रहा होगा कि जो u cos थीटा है वो 1 के बराबर है ना, और उसी तरीके से जो इसका u sin थीटा है वो आपको 2 के बराबर नज़र आ रहा होगा। बस अब क्या रहा, अगर इसको इससे डिवाइड कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से आपको मिलेगा टेंजेंट ऑफ थीटा = कितना 2। बस यही तो हमें चाहिए था, बस हो गया हमारा काम। अब tan थीटा डायरेक्टली आपको 2 मिल चुका है, अब थीटा नहीं मिला है लेकिन आपको u cos थीटा मिल गया है, तो बस ज़्यादा सोचना नहीं है, इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन आपको दे रखी थी, तो इसमें y ऐसे ही रहा, इक्वेशन है tan थीटा की जगह पे आएगा कितना 2, तो ये बन गया 2 × x माइनस हाफ, g को आप चाहो तो 5 लिख दो, g की जगह पे 10 रखते हुए 10 को 2 से डिवाइड किया 5। अच्छा g यहाँ पे नेगेटिव इसलिए नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि जो हमने ये इक्वेशन बना रखी है विथ साइन कन्वेंशन रखने के बाद बनाई है, तो फिर जी को यहाँ पे माइनस मत रख देना। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जी को सब्स्टिट्यूट करने के बाद, जी को माइनस मानने के बाद ही हमने ये इक्वेशन बिल्डअप करी है। तो ये हो गया 5 और ये हो गया x², और u cos थीटा की जगह पे आपको दिख ही रहा होगा कितना दे रखा है 1, और 1 का अगर स्क्वायर कर दोगे तो इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो फाइनली जो y आएगा वो आएगा 2x माइनस 5x², और यही बनेगा हमारे इस क्वेश्चन का बढ़िया सा आंसर। ठीक है, डन है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बड़ा वीआईपी टाइप का क्वेश्चन है। आपसे कहता है कि कोई एक पार्टिकल है, दो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, y = ax माइनस bx², है ना। ये इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपको गिवन है। कोई एक पार्टिकल है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे कहता है फाइंड hmax, क्या निकालें इसका hmax निकालें, और दूसरा इसने मेरे ख्याल से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है आपसे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा हुआ है। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो बच्चों विद इन अ सेकेंड निकल जाएगा। हाँ, फंडा अटका है hmax कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो बच्चों बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सीखना समझना। देखो यार, इक्वेशन दे रखी है, मतलब एक टाइप का आपको ना fx दे रखा है। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए ज़रा होल्ड पे रखते हैं, कुछ पुरानी बातों को ताज़ा करते हैं जो मैंने आपको बेसिक मैथ्स में सिखाई थी। अब बच्चों मान लो कोई एक फंक्शन है y = fx, कोई एक फंक्शन है ना। अब y = अगर fx कोई एक फंक्शन है और सपोज करो कि वो इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे दो पॉइंट खास हैं बच्चों,
एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। अब इन दो पॉइंट में क्या खास है मैं आपको बताता हूँ। इन दो पॉइंट में खास ये है कि इस पॉइंट पे इस फंक्शन ने अपनी मैक्स अचीव किया, मतलब अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करी। उसी तरीके से इस वाले पॉइंट पे क्या खास हुआ है, इस वाले पॉइंट पे फंक्शन ने अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करी है। यही खास है इस ग्राफ में, इस फंक्शन ने अपनी मैक्स अचीव करी और यहाँ पे इसने अपनी मिनिमम अचीव करी। अब आपको अगर बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो कोई भी फंक्शन अगर एफ एक्स है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो जब वो अपने मैक्स या मिनिमम को अचीव करता है तो उस पॉइंट पे जो उसका चेंज आता है, मतलब जो उसका एफ डैश एक्स होता है, या फिर आप इसको डी वाई बाई डी एक्स भी कह सकते हो, है ना। जब भी ये अपने मैक्सिमम या मिनिमम को अचीव करता है तो उसमें जो उसका चेंज आएगा, तो जो जब वो कोई भी चीज़ अपने मैक्स को अचीव कर लेती है ना तो उसमें फिर कोई चेंज नहीं आता है ना। मान लो मेरी हाइट अगर 5 फुट 7 इंच हो सकती थी तो हो गई, अब इसमें कोई चेंज अब नहीं आएगा ना। मैं कितना भी अच्छा खा लूँ, बॉर्नविटा पी लूँ, कॉम्प्लान पी लूँ, तो अब मेरी हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मैक्स जो मेरी हो सकती थी हाइट उतने में मैं आ चुका हूँ। उसी तरीके से अगर कोई फंक्शन अपनी अगर मैक्स वैल्यू अचीव कर ले, अब उसमें कोई चेंज अप नहीं आएगा। अगर कोई चेंज अप नहीं आएगा तो इसका मतलब जो उसका डी वाई बाई डी एक्स है या उसका जो एफ डैश एक्स है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसको ऐसे भी समझते हैं कि अगर इसका जब ये अपनी मैक्स को अचीव करेगा तो इस पॉइंट पे जो उसका स्लोप होगा वो 0 होगा। स्लोप 0 होने का मतलब उसका चेंज 0 होगा। तो इस पॉइंट पे इसका स्लोप 0 होगा और यहाँ भी इसका स्लोप 0 रहा होगा। और स्लोप होता क्या है? स्लोप होता है चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसलिए इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे इसका जो चेंज माना जाएगा वो कितना माना जाएगा, 0 माना जाएगा। ये हमने बेसिक मैथ्स में भी सीखा था और यहाँ पे भी इसको फिर रिकॉल कर दिया। आगे जाके भी ये फिजिक्स में बहुत जगह यूज़ होने वाला है। तो बस ये कॉन्सेप्ट का मैं फ़ायदा उठाऊंगा इस क्वेश्चन में। अब इस कॉन्सेप्ट का कैसे करके फ़ायदा उठाया जाएगा इसको आप समझो। अब कोई एक प्रोजेक्टाइल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑब्वियस है अगर वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कर रहा होगा। अब ग्राउंड से ग्राउंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इक्वेशन वही वाली इक्वेशन जो हमने सीखी थी, उसको उससे रिलेटेड इक्वेशन मुझे दिख रही है। मतलब y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू कॉस थीटा के होल स्क्वायर से रिलेट करती हुई इक्वेशन लग रही है मुझे। तो उसका मतलब डेफिनेटली ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल ही रहा होगा और कभी इसने अपने मैक्सिमम हाइट को अचीव किया होगा। ये इसका एच मैक्स रहा होगा। अब अगर ये इसका एच मैक्स है तो इसका मतलब जिस टाइम भी ये एच मैक्स अचीव हुआ होगा तो उस समय इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई होगी? इस फंक्शन की वैल्यू नहीं, इस फंक्शन के चेंज कितना आएगा, 0 आएगा। अब क्योंकि ये जो पाथ है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब एट एच मैक्स जो इसका चेंज आएगा, चेंज बोले तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। तो जो उसका डी वाई बाई डी एक्स है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्योंकि इसका डी वाई बाई डी एक्स 0 हो जाएगा तो मतलब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए एक्स के रेस्पेक्ट में और उसको 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट करना चाहिए और देखते हैं क्या मिलता है। अब डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा, a, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस 2bx इज इक्वल टू कितने के बराबर, 0 के बराबर। अब यहाँ से ज़रा x निकालो, ज़रा x इज इक्वल टू कितने के बराबर, a बाई 2b के बराबर। अब इसका क्या मतलब हुआ, ज़रा इसको समझ लेते हैं बच्चों। इसका मतलब ये हुआ जब इसने अपने एच मैक्स को अचीव किया होगा, तो जब एच मैक्स को अचीव किया होगा तो उस समय जो वो हॉरिजॉन्टली मूव करा होगा वो कितना मूव करा होगा, a ओवर 2b मूव करा होगा। मतलब x ओवर x इज इक्वल टू a ओवर 2b। जब इसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a ओवर 2b रही होगी तो उस समय इसने अपने एच मैक्स को अचीव किया होगा। फिर एक बार सीख लो, आपको कोई एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन की शक्ल देखिए मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, आपको भी आनी चाहिए कि ये ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल है। और इस सिचुएशन में ऑब्वियस अभी तक आपने पढ़ा भी ग्राउंड से ग्राउंड ही है ना मेरे से। तो जब ये अपने एच मैक्स को अचीव करेगा, एच मैक्स को अचीव करने का मतलब एक ऐसा पॉइंट जब इसने अपने मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली होगी तो उस पॉइंट पे इसका स्लोप या फिर उस पर जो चेंज आएगा वो 0 आएगा। अब इसका फ़ायदा उठाया, इसको डिफ्रेंशिएट किया और 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट किया। इसका मतलब मुझे इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। तो मुझे वो पॉइंट मिल गया जिस समय अपनी इसने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव किया। अब क्योंकि जब x इज इक्वल टू a बाई 2b है तो ये अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर चुका है। तो इसका मतलब अब मुझे करना क्या चाहिए, मुझे करना ये चाहिए कि y इज इक्वल टू इस इक्वेशन में x पे a बाई 2b वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए। जैसे ही मैं ऐसा करूँगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी जब x कितना रहा होगा, a बाई 2b रहा होगा। बस कर दो फिर, अब सोचना क्या है।
तो y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर दिया था, तो a तो ऐसे ही रहा और x की जगह पे पुट कर दिया a ओवर 2b, है ना, x माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि a ओवर 2b का होल स्क्वायर। अब इसको मुझे सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए, उस जगह के लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम को जरा मिटा देते हैं। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो y इज इक्वल टू इसको सॉल्व करोगे तो ये एक्स ए स्क्वायर ओवर 2b मिलेगा, तो यहाँ आया ए स्क्वायर ओवर 2b माइनस, अब इसको सॉल्व करो तो ये ए स्क्वायर और नीचे देखो 4b स्क्वायर, एक b कैंसिल आउट हो गया होगा तो यहाँ बचेगा 4b। कुछ लाइट टर्म जैसे लग रहे हैं, तो एक काम करते हैं, ए स्क्वायर ओवर बी जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर निकालते हैं, अंदर बचेगा आधा माइनस 1/4। और इसको सॉल्व भी करना रह गया है, तो ए स्क्वायर ओवर बी ऐसे ही रहा, आधा मतलब हो गया 0.5, 1/4 हो गया 0.25। इसको आप सॉल्व करो तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी 0.5 माइनस 0.25, ये बचेगा 0.25 का मतलब 1/4। तो फाइनली जो आंसर आया वो आया ए स्क्वायर ओवर 4b के बराबर, है ना। तो y इज इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर ओवर 4b कब व्हेन x इक्वल टू कितने के बराबर, a/2b के बराबर। मतलब जब x a/2b था तो y ने ये वैल्यू अचीव करी, और x इज इक्वल टू a/2b कब था, जब इसने मैक्सिमम हाइट को अचीव किया, है ना। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको अपनी गुड बुक्स में रखना। तो ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, पहले x निकाला मतलब वो पोजीशन निकाली जब इसका चेंज जीरो है, चेंज जीरो मतलब जब इसने अपनी एच मैक्स को अचीव किया। अब उसमें कुछ सोच रहे होंगे dy बाई डी एक्स को जीरो करने पे हमें मिनिमम भी मिलता है, यहाँ पे मिनिमम पे जाना ही नहीं है भाई, पार्टिकल मिनिमम पे तो जाना ही नहीं है ना, तो पार्टिकल ने तो इस किस्म का पार्ट ट्रेस करना है, तो वो dy बाई डी एक्स मैक्सिमम पे ही आ सकती है बात, मिनिमम पे आने जैसी नहीं है। मतलब ऐसा थोड़ी कि बॉल नीचे गिरेगी फिर उसके बाद टप्पा खा के फिर ऊपर आएगी, ये नहीं होना ना, मतलब ग्राउंड पे ही आएगी वो ओवरऑल। खैर क्वेश्चन आपके समझ में आया। अब मैं आता हूँ इसके दूसरे पार्ट में। तो जो दूसरा पार्ट बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे। एक बार आप ट्राई करना हो तो ट्राई करके देख लेना, वीडियो को पॉज करके, मैं तो कर ही रहा हूँ। बच्चों मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए बस करना वरना कुछ नहीं, इसको कंपेयर कर दो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कितनी थी, tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए, मतलब मुझे थीटा चाहिए, तो ये कंपेरेबल इक्वेशंस हैं। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको tan थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, a के बराबर। अब आंसर यहाँ नहीं छोड़ना है, तो आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू कितना, tan इनवर्स a के बराबर। ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, दो पार्ट थे, दोनों पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कोई प्रोजेक्टाइल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहा है, और आपसे कह रहा है कि इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जिसको अभी तक हम थीटा बोल रहे थे, वो दे रखा है थीटा नॉट। ठीक है, और आपसे कह रहा है जो इसकी इनिशियल स्पीड है वो दे रखी है v नॉट। ठीक है, ये आपको गिवन क्वांटिटीज़ हैं, और आपसे कह रहा है फाइंड थीटा नॉट एंड v नॉट, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है इस इक्वेशन के बेसिस पे। अब देखो वैसे तो ये जेई 2019 का सवाल है ना, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई में। ऑप्शन दे रखे हैं, इसके 4 ऑप्शन हैं, बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। खैर मैं ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे इसका आंसर ही निकालूंगा। ऑप्शंस भी थोड़े ज़रा ट्रिकी हैं, खैर ऑप्शंस पे नहीं जाते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमें अभी ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इन दो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे करेंगे देखो। अब सबसे पहले बच्चों इसकी शक्ल देख के तो मुझे एक ही चीज़ आती है, दिस इक्वेशन मस्ट बी कंपेरेबल टू अपनी वाली इक्वेशन। अपनी वाली इक्वेशन बोले तो tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चौक का साइज छोटा हो गया, चौक बदली जाए,
अब इस सिचुएशन में अगर मैं इसको कंपेयर करूं, है ना, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मुझे यहाँ पे दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। मुझे tan थीटा की वैल्यू 2 नज़र आ रही है और उम्मीद है आपको भी नज़र आई होगी। एक चीज़ और क्या नज़र आ रहा है, और देखो ये टर्म मतलब एक्स वार का जो भी कोफिशिएंट यहाँ है वो इससे कंपेरेबल है। अगर कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा हाफ जी ओवर यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के बराबर, 9 के बराबर। -9 पुट करना क्योंकि नेगेटिव यहाँ भी है नेगेटिव वहाँ भी है। तो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट रहा है या जितना भी एक्स स्क्वायर का यहाँ पे पार्ट है, मैं इसको ज़रा ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे करके लिख देते हैं। तो ये जितना पार्ट है दिस पार्ट इज़ कंपेरेबल टू दिस वाला पार्ट, तो ये कितने के बराबर, 9 के बराबर। खैर ये तो स्पष्ट है, क्लियर दिख रहा है आपको। tan थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर, 2 के बराबर। अब अच्छा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बच्चे कहते हैं कि यहाँ से tan इनवर्स 2 आएगा। बच्चों ऑप्शन में ही tan इनवर्स 2 नहीं था, ठीक है। तो आप ये मान लेना कि यहाँ से tan इनवर्स, वैसे भी यार इतना इजी क्वेश्चन जेई में थोड़ी आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 नहीं है। ऑप्शन में ये नहीं गिवन था, ऑप्शन में जो गिवन था वो खैर बात की बात है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसकी शक्ल आप देखो ज़रा, अगर आप इसकी शक्ल देखो तो यहाँ से मैं बहुत आराम से u cos थीटा निकाल सकता हूँ बच्चों। क्यों? क्योंकि g को 10 मानते हुए ये बन जाएगा 5, है ना, ये बन जाएगा 5 और इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से अगर आप इसको इधर उधर करोगे तो u cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहाँ गया, ये चीज़ यहाँ आई, तो इसको 5 मान लेते हैं। तो 5 डिवाइड बाई 9। तो बच्चों यहाँ से जो u cos थीटा आएगा ये आएगा √5/3 के बराबर, ठीक है ना। अब थीटा को ये थीटा नॉट कह रहा है, कितना कह रहा है, थीटा नॉट। और आपको यहाँ पे u निकालना है, v नॉट निकालना है। v नॉट मतलब इस किस्म का है, जैसे ये प्रोजेक्टाइल रहा होगा तो इसने इस तरीके से v नॉट से प्रोजेक्ट किया और जो ये वाला एंगल है इसको ये थीटा नॉट कह रहा है। इस किस्म की सिचुएशन है, तो इस v नॉट को आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब v नॉट कैसे करके फाइंड आउट किया जाएगा उसको देखते हैं। अब बच्चों v नॉट फाइंड करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, वो तरीका क्या है ज़रा देखो। देखो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन जब होता है ना तो इस सिचुएशन में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है ऑब्जर्वेशन। देखो कैसा ऑब्जर्वेशन लगा रहा हूँ मैं। अगर आपको यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा हो, है ना, पहले भी मैंने इसके ऊपर बात करी थी। इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो आप जरा, और इस राइट एंगल ट्राइंगल को बाहर निकाल लो। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की अगर आप शक्ल देखो तो यहाँ पे एक एंगल है थीटा। क्या एंगल है, थीटा। अब दो चीज़ें हैं, एक है ऊपर की तरफ को, एक है इधर की तरफ को। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को देखूं तो ये कुछ नहीं होनी चाहिए, ux इंटू टी होनी चाहिए। और जो ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होनी चाहिए uy इंटू टी होनी चाहिए ना। तो ये डिस्टेंस हो गई ux इंटू टी, ये डिस्टेंस हो गई uy इंटू टी। अब यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि tan थीटा कितने के बराबर आएगा, तो tan थीटा आएगा कितने के बराबर, uy ओवर ux के बराबर। क्यों tan थीटा लिया, परपेंडिकुलर और ये काम करेगा बेस का, तो ये बना tan थीटा इज इक्वल टू कितना, uy ओवर ux। बस इसी बात का उठा लो फ़ायदा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ दोबारा से, तो मुझे पता लग गया है किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो tan थीटा होता है वो uy ओवर ux होता है। कितना होता है, uy ओवर ux। अब यहाँ पे uy क्या है, ux क्या है, इसको देख लो। uy है इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ux है इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, और uy है इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब थीटा यहाँ पे बच्चों क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ध्यान रखना ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हमने निकाल रखी है कंडीशन। कहाँ से निकाल रखी है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो भी एंगल बनता है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन माना जाता है। तो इसका मतलब जिसको आप अभी तक थीटा कह रहे थे, इस क्वेश्चन के हिसाब से वो बेसिकली क्या है, थीटा नॉट है। तो आप चाहो तो यहाँ पे थीटा की जगह पे थीटा नॉट भी रिप्लेस कर सकते हो। अब tan थीटा या tan थीटा नॉट इज इक्वल टू uy ओवर ux, और tan थीटा नॉट मतलब ये वो वैल्यू है जो आपको पहले से पता है, कितने के बराबर, 2 के बराबर। बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू uy ओवर ux। अब और क्या पता है, और हमें ये चीज़ पता है ux, क्योंकि ये चीज़ कुछ नहीं है, ये है वेलोसिटी इन x डायरेक्शन या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड, दैट इज ux या फिर u cos थीटा के बराबर, है ना। जैसे ये u नॉट है या v नॉट है, तो ये चीज़ क्या रही होगी, u cos थीटा, और ऊपर की स्पीड क्या होती है, u sin थीटा। तो दिस इज नथिंग बट ux। तो ux कितना है ये हमें दिख ही रहा है यहाँ पे। तो ux के ऊपर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कितना, √5/3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें uy मिलेगा कितने के बराबर, 2 टाइम्स ऑफ √5/3 के बराबर। अब थोड़ा बोर्ड में
बहुत ही अजीब सी खिचड़ी बन चुकी है। नोट करने वाली बात नोट कर लें। तो मैं डेटा वही रखूँगा जो हमारे काम का होगा। उससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं अभी तक हम किस स्थिति में पहुँच चुके हैं। तो ये इक्वेशन आपको दे रखी थी, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको हमने डायरेक्टली कंपेयर किया अपनी इक्वेशन से, और अपनी वाली इक्वेशंस के बेसिस पे मुझे tan की वैल्यू कितने के बराबर मिली, 2 के बराबर। वहीं जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो ये 9 के बराबर आया। यहाँ से हमने u cos थीटा निकाल लिया। u cos थीटा कुछ नहीं है, ये है आपका एंगल, ये है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड, दैट इज ux कितने के बराबर आई, √5/3 के बराबर आई। अब हमने एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। हमने कहा जब प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फायर किया होगा किसी एंगल थीटा या थीटा नॉट पे, तो उस समय ऊपर वाली जो स्पीड होगी ये होगी uy और इधर वाली स्पीड होगी ux। टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों जगह पे, तो ये डिस्टेंस पता लग गई है ना। डिस्टेंस तो होती है, ये लेंथ होती है ना, लेंथ। तो लेंथ के लिए हमें फिर t से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब यहाँ से अगर मैं tan थीटा निकालूंगा तो दिस ओवर दिस आएगा, t से t कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा uy ओवर ux। अब इस बात का फ़ायदा हमने उठाया, क्यों? क्योंकि हमें tan थीटा की वैल्यू पहले से पता है और इसके बेस पे हमें वेलोसिटी इन y डायरेक्शन पता लग गई। ध्यान रहे ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है इन y डायरेक्शन, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी, लगातार समय के संग संग चेंज होते जाएगी। इतना नोट करें। तो बोर्ड की पहले सफाई करेंगे और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो कहानी अब तक बच्चों यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को इस स्पीड से इस एंगल पे अगर प्रोजेक्ट करते हो तो ये स्पीड हम जान चुके हैं कितनी आई, √5/3 आई इधर वाली स्पीड, और जो ऊपर वाली स्पीड आई वो कितने के बराबर, 2 टाइम्स ऑफ √5/3 के बराबर है। ठीक है, तो अभी तक की कहानी यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब इसके आगे क्या होगा? अब इसके आगे ये होगा जो मंजूर खुदा होगा। और देखो तो यहाँ पे अब आपसे बच्चों स्पीड पूछी जा रही है, मतलब v0 बेसिकली स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो पहले चला वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो v0 अगर वेलोसिटी मान ली जाए कुछ देर के लिए तो कितने के बराबर, √5/3 i कैप प्लस 2√5/3 j कैप, है ना। अब ये वेलोसिटी रिप्रेजेंटेशन है। अगर मुझे इसकी स्पीड चाहिए तो मुझे इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आपको पता ही है, किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर के अंदर। तो ये आएगा √5/3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2√5/3 का होल स्क्वायर। सेट है ना। अब इसको ज़रा सॉल्व करो तो ये वैल्यू मेरे ख्याल से आएगी, √5 का स्क्वायर हुआ 5, 3 का स्क्वायर हो गया 9, मतलब ये बना 5/9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, तो 5 4 जा 20। अगर मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4 और 5, 5 4 जा 20, नीचे बैठा हुआ है 9। अब इसका एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा नीचे 9, ऊपर आएगा 5 + 20 मतलब 25, और बाहर बैठेगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। और यही है आपके इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का आंसर, मतलब v0 कितना आ गया, 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये एक पार्ट हो गया इसका सॉल्व। अब आता है इसका असली पड़ाव, यह है इसका θ0, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आप देखो किस तरीके से इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाला जाएगा। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब होता है थीटा निकालना है ना, थीटा ही तो निकालना है। तो थीटा के लिए अपन को क्या टेंशन। अब थीटा कैसे निकाला जाए, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा या फिर θ0। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं बच्चों। ये दो तरीके मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शंस भी आपको भिड़ाने हैं, तो ऑप्शन को भिड़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अभी θ0 कहाँ कहाँ होता है, ये ux में होता है और uy में होता है। अच्छा, ux में अगर होगा तो कितना लिखा जाएगा, u cos θ0, है ना। और अगर uy में होगा तो कितना लिखा जाएगा, u sin θ0 माइनस gt, है ना। ऐसे लिखा जाएगा ना uy में, इस तरीके से। ठीक है, ओहो वहाँ भी लिखने की ज़रूरत क्या है, इतना भी क्यों करना है, सीधे लिख देते हैं ना। uy = कितने के बराबर, u sin θ0, सीधे लिख देते हैं ना, इतने से काम चल जाएगा। तो ये इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब किससे निकालना चाहो डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। खैर मेरे पास जो ऑप्शंस है उसमें से मेरे ख्याल से यहाँ से जाना चाहिए, वहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, दोनों से करके देख लेते हैं। इसका ux कितना आया था बच्चों, जरा चेक करो ux कितना आया था। ये आया था √5/3, ये आया था ना, मतलब वेलोसिटी अलोंग
एक्स डायरेक्शन कितने के बराबर, √5/3 के बराबर। अब u cos थीटा ये हम कैलकुलेट करके आ रखे हैं, u की वैल्यू u कितनी आई थी, 5/3 के बराबर आई थी। ध्यान रहे बच्चों ये u वो है, ये u ये वाली है, कंफ्यूज मत हो जाना कहीं, ये वाला u है, u0 जिससे का आप कह रहे हो, और ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर रखे हैं, मतलब स्पीड ये वो स्पीड है जिससे आपने इसको प्रोजेक्ट किया कर रखा है। ये 5/3 आपने कैलकुलेट कर रखी है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। ux है वो स्पीड जिससे ये हॉरिजॉन्टली जा रहा होगा। एक बार जरा चेकआउट कर लेते हैं। जैसे मान लो आपने इसको u0 से प्रोजेक्ट किया थीटा डिग्री एंगल पे, तो जो ये चीज़ है ना बच्चों, इसको मैं ux बोल रहा हूँ, और ये आपकी u cos थीटा नॉट है, जिसमें जो u है ये u0 है आपका, है ना, ये u0 है। उसी तरीके से ये स्पीड है, इसको uy बोला जा रहा है, और ये u0 इंटू साइन थीटा है। तो जो ये 5/3 आया था आपका, है ना, ये जो 5/3 आपने कैलकुलेट किया था, तो ये आपका ये u0 है। तो 5/3 यहाँ पे u0 है। तो कंफ्यूज मत हो ना इन दोनों पे। कभी कभी ना बच्चे नए नए वाले जो सीखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों टर्म क्या है करके। तो ux हो गया इधर वाली स्पीड, ये हमने कैलकुलेट कर ली थी, कितने के बराबर आई थी, √5/3 के बराबर आई थी। तो इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट किया √5/3, और u हो गया इसकी नेट वेलोसिटी, ये नेट वेलोसिटी या फिर स्पीड। तो ये 5/3 हमने कैलकुलेट किया, इसी को ही हम u0 या v0 बोल रहे थे, इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा नॉट। अब बस यहाँ से थीटा नॉट कैलकुलेट करना है आपने। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कॉस थीटा को एक तरफ करते हैं, बाकी सारा आइटम इधर ले जाते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो ही जाएगा, यहाँ मिलेगा √5/5। अब अगर ऑप्शन मैच ना करे तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, √5 से मल्टीप्लाई, √5 से डिवाइड। ऐसा करने पे √5 इंटू √5 मिलेगा, बन के मिलेगा 5, और यहाँ से जो थीटा नॉट की वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी कॉस इनवर्स 1/√5 के बराबर। जो जेई में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें मेरे ख्याल से यही ऑप्शन था, ठीक है ना। तो खैर हम वहाँ से भी इसको सॉल्व करेंगे। अब आते हैं ui पे। ui मतलब वेलोसिटी इन इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। इसको आपने जब कैलकुलेट किया था ये आया था 2√5/3 के बराबर, अभी किया था ना कैलकुलेट ये वैल्यू। तो ये वैल्यू आ गई 2√5/3। अब u कितना होगा, u है आपका u0 नेट वेलोसिटी या नेट स्पीड वो कितनी है 5/3 इंटू साइन थीटा नॉट। अब यहाँ से जिस तरीके से इसको कैलकुलेट किया उसी तरीके से इसको भी कैलकुलेट करते हैं। 3 से 3 हो गया कैंसिल आउट, तो साइन ऑफ एंगल थीटा नॉट इज इक्वल टू कितने के बराबर, 2√5/5 के बराबर। फिर वही काम √5 से मल्टीप्लाई, √5 से डिवाइड, अगर ऑप्शन मैच ना हो पाए ये मिलके हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ से फाइनली जो थीटा नॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी साइन इनवर्स 2 ऐसे ही रहा, और नीचे बैठा हुआ है √5। तो ये आपका आंसर हो सकता है। तो आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर बिल्कुल ओके हैं। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हो कि दो आंसर कैसे हो जाएंगे, दो थीटा नॉट कैसे हो जाएंगे। बच्चों साइन और कॉस आपस में कैसे एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, तो इसलिए दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। अब समझने वाले समझ ही गए, ना समझने वालों को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। साइन और कॉस दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। साइन 30 जितना होता है उतना ही कॉस 60 होता है ना। तो बस उस तरीके से सोच के साथ आप समझ सकते हो कि यहाँ पे दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। डन है। तो एक आंसर तो फिक्स हो गया, कितना 5/3, और दूसरा आंसर फिर या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा किससे मैच कर पा रहा है। तो जेई का जो 2019 का क्वेश्चन था उसमें ये ऑप्शन था, एक ये था, उसके संग ये बनाया हुआ था। ठीक है, डन है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कहता है अ पार्टिकल, सीधा क्वेश्चन लिखते हैं हम। कहता है वो ये प्रोजेक्टाइल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, y इज इक्वल टू 2x माइनस x² प्लस 2। अब डरना मत है इस इक्वेशन को देख के। आपसे कहता है कि कोई प्रोजेक्टाइल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ ठीक है, y है, x² है, बस इतना ही तो चाहिए अपने को। कहता है इन सच अ वे, अच्छा ये हो सकता है आपसे ये भी कहे कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके ऊपर कुछ ना बोले और सिर्फ इतना बोले कि कोई एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है ना। अब वो प्रोजेक्टाइल मोशन है या नहीं है उसको चेक करने के लिए देखो कहानी आगे दे रखी है। मतलब मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ, कोई एक पार्टिकल है
जो पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है इन सच अ वे दैट इट्स x component of velocity vector remains unchanged। बस इतनी लैंग्वेज काफ़ी है ये पता करने के लिए कि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, क्योंकि आपको पता है कि कभी जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या करता है तो उसका जो x कंपोनेंट है वो ग्रेविटी जीरो होने की वजह से, क्योंकि इधर की तरफ को कोई ग्रेविटी नहीं लग रही ना, ग्रेविटी जो लगती है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगती है, तो इधर तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो है, मतलब इधर की तरफ को तो इसका कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है। अब क्योंकि इधर की तरफ को कोई एक्सीलरेशन नहीं होता तो इसलिए जो ये वाला मोशन होता है वो कांस्टेंट रहता है। वही यहाँ पे इसने कह रखा है कि जो इसका एक्स कंपोनेंट है, वेलोसिटी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो अनचेंज्ड है, और वो दे रखा है कितने के बराबर, 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। ये क्वेश्चन है, आपसे कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सीलरेशन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सीलरेशन। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, यार ये क्वेश्चन देख के ना सबसे पहली बार तो बच्चों को ये लगता है कि यार ये कैसा क्वेश्चन है भाई, एक्सीलरेशन जो होता है वो तो जी के बराबर होता है, वो तो हमें पता ही है। आप कुछ सोच रहे होंगे कि इसका आंसर 10 होगा। ऑप्शन में बच्चों ये मानो कि 10 है ही नहीं, है ना। ऑप्शन में जो दे रखा है वो 50, एक दे रखा है 50, एक 60, एक 30, एक 25, ऐसा कुछ दे रखा है, 10 है ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है? नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है बच्चों। बस आप ये मान लो कि जो क्वेश्चन है या जो फिजिक्स है ये किसी और ग्रह की है, या फिर जुपिटर पे या फिर सैटर्न पे जाके हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। वहाँ का एक्सीलरेशन हमारे वाले एक्सीलरेशन से अलग होता है ना, जानते हो आप। तो अभी ऐसा फिर हम या तो मून पे हैं या फिर सैटर्न पे हैं या जुपिटर पे हैं या नेपच्यून पे हैं, जहाँ अच्छा लगे वहाँ मान लो। फिलहाल के लिए ये अर्थ पे नहीं है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो अब क्योंकि एक्सीलरेशन पूछा हुआ है, ऑप्शन में 10 है नहीं, तो मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन अर्थ पे नहीं खेला जा रहा है। अब जहाँ भी खेला जा रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो इसका ए निकालेंगे। अब ये निकलेगा कैसे, उसके लिए मुझे इतना तो फील हो गया इस लाइन को पढ़ के कि ये जो पाथ है ये पैराबोलिक पाथ है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन की कहानी है। अब अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन की कहानी है, प्रोजेक्टाइल मोशन चाहे कहीं भी हो, वो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, यूनिवर्सल इक्वेशन है, हर जगह काम करती है। तो बस हम तो फिर वही करेंगे जो हम जानते हैं। तो हाफ जी एक्स स्क्वायर, नीचे बैठा हुआ है यू कॉस थीटा इंटू यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो जब भी आपको ना ऐसी इक्वेशन दी होती है हमेशा इसको उससे कंपेयर कर लिया करो, काफ़ी कुछ जानकारी आपको वैसे ही पता लग जाएगी। अब जब मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँगा तो मुझे दो चीज़ें कंपेरेबल नज़र आ रही हैं। एक मुझे ये चीज़ कंपेरेबल नज़र आ रही है और एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेरेबल नज़र आ रहा है। टू को छोड़ दो, नहीं हो पा रहा, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ज़रा कंपेयर करो, देखो आपको कितना मिल रहा है। जब मैंने एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो मुझे मिला हाफ जी ओवर यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कितने के बराबर, 1 के बराबर। कितने के बराबर, 1 के बराबर। यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट कितना है, 1, और यहाँ है हाफ जी यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो कंपेयर करने के बाद इतना तो हमें पता लग ही गया है। अब इस क्वेश्चन में निकालना क्या, जरा उसको देखते हैं। हमें निकालना है एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। अब बच्चों याद रखना, मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मतलब एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। अब क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सीलरेशन जो लगता है वो सिर्फ नीचे की तरफ को लगता है, वाई डायरेक्शन में लगता है। इसका ज़रा याद रखना। अब यहाँ से ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे थीटा वीटा के बारे में ना कोई इन्फॉर्मेशन है ना हमें वो निकालना है। तो इसको हम कुछ देर के लिए क्या मान लेते हैं, यू एक्स मान लेते हैं। तो इसको हटाते हैं और इसको मानते हैं हमारी वो वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में काम कर रही है। तो मैंने इसको लिख दिया यू एक्स और ये हो गया यू एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से यू एक्स के स्क्वायर को ज़रा कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा। ये यहाँ गया तो ये बना g/2 के बराबर। अब g यहाँ पे कुछ नहीं माना जाएगा, g को ही हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, a बोलेंगे। क्या बोलेंगे, a बोलेंगे। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो ये यहाँ गया g/2 मतलब a/2 के बराबर आया। अब क्या किया जाए, आपको क्या पता है उसको देख लो। आप यहाँ जानते हो ux को, क्या जानते हो आप, ux। क्यों जानते हैं ux आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो u की जगह पे कितना पुट कर दो, 5। जब इस u की जगह पे आप पुट करोगे 5 का होगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के बराबर, g/2 या फिर a/2 के बराबर। ये हो गया 25 × 2 मिलेगा 50। तो जो एक्सेलरेशन आया इसका
वो कितने के बराबर आया, 50 मीटर पर सेकेंड के बराबर आया। ठीक है ना। अब क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, ज़रा सोचते हैं। देखो बच्चों, हमसे पूछा है एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। क्या पूछा है, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। अब एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होना क्या चाहिए, वो होना चाहिए √AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जो एक्सीलरेशन का जो AX कंपोनेंट है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि ये खुद ही कह रहा है ये जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट है। अब अगर पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है और वो नीचे नहीं गिर रहा है, मतलब ये स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब g इस पे काम ही नहीं करेगा। तो अगर g या फिर a इस पे काम नहीं कर रहा है तो उसका मतलब ये चीज़ कितनी एज्यूम कर लेनी चाहिए, 0 एज्यूम कर लेनी चाहिए। तो उसका मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ a आएगा वो सिर्फ कितने के बराबर आएगा, 50 के बराबर आएगा, है ना। 50 को पुट करोगे 50 का स्क्वायर √ के अंदर, तो बाहर आके क्या बचेगा, 50 मीटर पर सेकेंड। और यही बनेगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना। ओके, तो बच्चों आज मैंने कुछ अच्छे से क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे आज, और कुछ पुरानी बातों को इनिशियली रिपीट भी किया था। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ हाइट h। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके ऊपर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।